नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम की पॉलिटी की क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम जो नया टॉपिक या नया चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इससे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो हमने भारत के संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में डिस्कस किया। ये थर्ड लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और इसमें स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। आज के लेक्चर में जो भी हम फोकस पॉइंट होगा वो होगा कि रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वहीं कोडिफाइड और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहले सवाल है, हमारे संविधान का हाथी का आकार यानी बल्कि मॉडल है। हमारे जो संविधान है वो बेसिकली एलिफेंटाइन साइज बोलते हैं उसको। उसमें 4 कारकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे हैं, बेसिकली स्टेटमेंट देख लेते हैं। भौगोलिक कारक यानी ज्योग्राफिकल फैक्टर की बात हो रही है। 2 ऐतिहासिक कारक यानी हिस्टोरिकल फैक्टर। 3 केंद्र और राज्य दोनों के लिए पृथक संविधान यानी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट एज वेल फॉर सेंटर। और 4 कानूनविद या लीगल ल्यूमिनरीज का प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। तो यहाँ डिफरेंट जो स्टेटमेंट उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला है ज्योग्राफिकल फैक्टर। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक वास्ट कंट्री है। अगर हम उसके नॉर्थ साउथ के एक्सटेंट की बात करते हैं तो लगभग 3214 किलोमीटर है। वहीं अगर ईस्ट और वेस्ट की हम बात करते हैं एक्सटेंड की, वो लगभग 2933 किलोमीटर के आसपास है, जो कि दर्शाता है इंडिया की एक वास्ट साइज का कंट्री है। और वहीं पर अगर हम इसके एरिया की बात करते हैं तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर यानी 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर हम जमीनी सीमा की बात करते हैं, जो भी डिफरेंट कंट्री से जुड़ी हुई है, भारत की जमीनी सीमा वो 15,200 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम वहीं कोस्ट लाइन या तटीय सीमा की बात करते हैं तो 7,516 किलोमीटर के आसपास है। इस तरीके से इस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया जितना एक्सटेंट है उसके लिए रूल रेगुलेशन आदि से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही बुक में रखना बहुत बड़ी चैलेंज है, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको निहित किया गया है। इस वजह से इसका साइज बल्कि साइज है। और वहीं पर अगर हम हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है यानी संरचनात्मक हिस्सा की बात करते हैं तो वो बेस्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत का संविधान का अधिनियम, जो इंग्लिश टाइम पीरियड में आया था 1935 में। उस पर बेस्ड है, जो कि स्वयं एक बल्कि एक्ट था 1935 का, जो भारत सरकार अधिनियम 1935। और वहीं पर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि गलत है, चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट्स के लिए एक ही इस वजह से बल्कि है, ना कि अलग है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें देखते हैं कि सारे ही ज़्यादातर लोग जो है ना वो लॉ के बैकग्राउंड से रिलेटेड थे और लीगल ल्यूमिनरीज थे। इस वजह से जो भी प्रोविजन उसमें इंक्लूड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही एनलार्ज वे में इंक्लूड किए गए। तो यहाँ से 1 और 2 और 4 स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी सही है। इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि जो बल्कि साइज है या एलिफेंटाइन साइज है, बहुत बड़ा साइज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ल्ड में, वो क्यों है, उसके बारे में हमने सभी कारकों पर प्रकाश डाला। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। संहिताबद्ध या लिखित संविधान, जिसको इंग्लिश में कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश कौन कौन से हैं वो कहते हैं। तो बेसिकली जो संविधान है उनको 2 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, संहिताबद्ध या लिखित संविधान, जिसको इंग्लिश में कोडिफाइड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वहीं जो दूसरे टाइप का संविधान होता है वो असंहिताबद्ध अलिखित संविधान या अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर संहिताबद्ध और लिखित संविधान यानी कोडिफाइड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से देश हैं। देख लेते हैं स्टेटमेंट। पहला इजराइल, दूसरा कनाडा, तीसरा सऊदी अरबिया या चौथा फ्रांस। ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 4 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, वहीं ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। तो यहाँ पर जो संहिताबद्ध या लिखित संविधान कोडिफाइड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा जो असंहिताबद्ध अलिखित संविधान, इसको इंग्लिश में अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली संहिताबद्ध और लिखित संविधान वो होते हैं जिनके
जो बेसिकली जो मेजर पार्ट होता है, कोई भी लॉ हो गया, गवर्नेंस से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, मतलब सारा चीज अगर एक ही बुक में लिखा हुआ है, एक ही बुक में लिखित है, निहित है, तो उसको हम संहिताबद्ध संविधान बोलेंगे और कोडिफाइड या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। वहीं अगर मेजर पोर्शन ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में, कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है और उनमें लिखित है, लिखा तो है ही, लेकिन बहुत सारे फ्रेगमेंट में है। कोई तो आप अगर बात करते हैं तो पार्लियामेंट के नियम है उनमें है, कोई अगर बात करते हैं तो जो किसी देश का सुप्रीम कोर्ट होता है उसके निर्णय में है, कोई डिक्री में है, कोई नीति या ट्रीटी में है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में कोई सिंगल अगर बुक में नहीं लिखा हुआ है रूल्स रेगुलेशन और ये डिक्री और लॉ, वो असंहिताबद्ध या अलिखित संविधान होते हैं, जिनको अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो देश हैं इजराइल, कनाडा, सऊदी अरबिया, और इन 3 देशों के साथ यूके का नाम आता है, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड। इन 5 देशों के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ये पांचों ही देश का संविधान असंहिताबद्ध, अलिखित या अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन, गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी लॉ है वो एक सिंगल बुक में लिखित नहीं है, बल्कि फ्रेगमेंट में है, यानी पार्ट में है। वहीं पर अगर यहाँ जो ऑप्शन है फ्रांस है, फ्रांस के अलावा अगर इंडिया की बात करते हैं या अमेरिका की बात करते हैं या जर्मनी की बात करते हैं, यानी 4 देशों जो इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, जर्मनी, इनका जो संविधान है वो एक सिंगल बुक में सारी चीज़ मेंशन है, कोडिफाई है, रिटन है एक सिंगल बुक में। इसके लिए इनके संविधान को संहिताबद्ध और लिखित संविधान या कोडिफाइड और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर सही हुआ वो 4th ही सही है, केवल 4, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो फ्रांस का जो संविधान है वो कोडिफाइड, संहिताबद्ध या लिखित संविधान या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। फ्रांस के अलावा इंडिया, यूएसए और जर्मनी और देश शामिल है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, गैर संहिताबद्ध, अलिखित और अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले देश है। 1 भारत, 2 अमेरिका, 3 न्यूजीलैंड या 4 जर्मनी। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 4। तो जो यहाँ पर गैर संहिताबद्ध, अलिखित यानी अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, जैसे हम डिस्कस, यहाँ पर जो भी रूल्स रेगुलेशन, डिक्री, लॉ, गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो फ्रेगमेंट वे में है, एक सिंगल बुक में नहीं है, तो उनको गैर संहिताबद्ध, अलिखित है। ऐसे 5 देशों के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, जिसे मैंने डिस्कस किया, सऊदी अरेबिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके। तो यहाँ पर जो गैर संहिताबद्ध की बात हो रही है वो न्यूजीलैंड है, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी सही है। न्यूजीलैंड का जो संविधान है वो गैर संहिताबद्ध, अलिखित, अनकोडिफाइड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वहीं पर जो हमने 4 देशों के नाम लिए, जिसमें भारत, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस का नाम होता है, इनका संविधान संहिताबद्ध है, लिखित है, कोडिफाई है और रिटन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का संरचनात्मक हिस्सा यानी स्ट्रक्चरल पार्ट की बात हो रही है, वो किस अधिनियम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जैसा भी डिस्कस किया था, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि स्वयं एक बल्कि था, उसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए थे हर चीज से रिलेटेड, तो वहीं से ही हमारा स्ट्रक्चर पार्ट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से दार्शनिक भाग में शामिल, बेसिकली फिलोसफिकल पार्ट में कौन कौन सी जो प्रोविजन है संविधान के आते हैं उनके बारे में स्टेटमेंट देख लेते हैं। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट। सेकंड स्टेटमेंट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, या ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर फिलोसफिकल पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मतलब दार्शनिक भाग की बात हो रही है, तो उसमें 2 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, फंडामेंटल राइट को और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मिला है मैच द फॉलोइंग। प्रावधान और जो बेसिक स्रोत है यानी सोर्स है, प्रोविजन और सोर्स के बारे में है। ये 3 प्रोविजन है यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान का राजनीतिक हिस्सा यानी पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देशक सिद्धांत।
वहीं सोर्स में शामिल है यूके, आयरिश का संविधान और अमेरिकी संविधान। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है, ए का पहला मैच कर रहा है बी का दूसरा और सी का तीसरा। ऑप्शन बी में ए का दूसरा मैच कर रहा है बी का पहला सी का तीसरा। ऑप्शन सी में ए का तीसरा बी का पहला सी का दूसरा। और ऑप्शन डी में अप्रोक्स में से कोई भी नहीं। तो जो मौलिक अधिकार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्पायर्ड हैं, लिए गए हैं, वो बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। तो ए का मैच करता है तीसरा। वहीं संविधान का जो पॉलिटिकल पार्ट है, राजनीतिक हिस्सा, यानी इसमें जो स्ट्रक्चर है हमारा पॉलिटी का कि प्रेसिडेंट होगा, उसके पश्चात प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री होंगे। उसके पश्चात जो पार्लियामेंट सिस्टम है बेसिकली वो लिया गया यूके से, तो बी का पहला मैच करता है। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, मतलब जो हमारा जो संसद या स्टेट की जो विधानसभा है वो जो लॉ बनाएंगी वो सोसाइटी से रिलेटेड, एजुकेशन, हेल्थ और डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड होगी, वो नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। वो लिया गया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन है आयरलैंड का, उससे लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि मैच करता है ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अमेरिकी संविधान एक लचीला यानी फ्लेक्सिबल संविधान है। ब्रिटिश संविधान एक लचीला यानी फ्लेक्सिबल संविधान है। भारतीय संविधान एक कठोर संविधान है। ऑप्शन देख लेते हैं, केवल एक सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी 2 और 3 सही है। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फ्लेक्सिबल, लचीला या रिजिड और कठोर क्या होता है। बेसिकली जिस संविधान में अगर किसी छोटे से छोटे पार्ट में हमको कोई संशोधन करना है या उसको चेंज करना है, तो हमें एक विशेष प्रोसीजर, एक विशेष प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। बगैर उस प्रक्रिया से होकर गुजरे हम छोटे से छोटे और बहुत ही अनइम्पोर्टेंट पार्ट को भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो वो आता है कठोर संविधान या रिजिड संविधान में, जो कि अमेरिकी संविधान कहलाता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है अमेरिकी संविधान एक लचीला संविधान, ये गलत है, क्योंकि अमेरिकी संविधान एक कठोर संविधान है। अगर उसके संविधान में कोई छोटे से छोटा भी आपको अमेंड करना है तो बहुत ही स्पेसिफिक एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया, उससे गुजरना पड़ेगा। हमारे ब्रिटिश संविधान जो है वो एक बहुत ही लचीला संविधान है। अगर उसके एक छोटे से पार्ट में या बहुत ही बड़े पार्ट में भी आपको अमेंडमेंट करना है तो पार्लियामेंट में सीधा अमेंडमेंट हो सकता है, तो बहुत ही लचीला है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ सही है। भारतीय संविधान एक तरफ से हम देखें कि कुछ पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा कठोर है, मतलब कुछ पार्ट को अगर आपको अमेंड करना है तो एक स्पेशल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, और जो कुछ पार्ट है उसको जो है सीधे पार्लियामेंट में एक सिंपल मेजोरिटी से भी चेंज किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान ब्लेंड है, मतलब मिक्स है, फ्लेक्सिबल और रिजिडिटी दोनों का। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है, कठोर नहीं है। कुछ पार्ट को कठोर है, मतलब उसको जो है एक स्पेशल प्रोसीजर से हम उसको अमेंड कर सकते हैं, और कुछ पार्ट लचीला है, उसको सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग है कठोर और लचीला का। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 केवल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट का प्रोविजन है किस आर्टिकल के अंतर्गत है, देख लेते हैं। आर्टिकल 360, बी आर्टिकल 365, सी आर्टिकल 368 या डी आर्टिकल 370। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अमेंडमेंट करना है, जो स्पेशल प्रोविजन वगैरह मेंशन है, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, जो कि पार्ट 20 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन जो दिए गए आर्टिकल 360, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल अगर इंडिया में आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजन दिए गए हैं पार्ट 8 में दिए गए। वहीं अगर आर्टिकल 365 की बात करते हैं, ये अगर कोई सेंटर किसी स्टेट को डायरेक्शन देता है रेगुलेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बेसिकली गवर्नेंस से रिलेटेड, और अगर स्टेट उसके आदेश का पालन नहीं करती है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात होती है, या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए अगर सेंटर कोई आदेश देता है किसी चीज़ के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, अगर स्टेट उसको पालन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति वो जो स्टेट पर प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, वो लगाएगा आर्टिकल 365 के अंतर्गत। अगर कोई स्टेट नहीं मानता है जो डायरेक्शन सेंटर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर। वहीं आर्टिकल 370 जैसे कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जो कि हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के निम्नलिखित किस भाग के अंतर्गत आता है। अभी हमने आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पर पार्ट के बारे में पूछ रहा है कि संविधान में संशोधन किस पार्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पार्ट 15 के अंतर्गत, ऑप्शन ए, पार्ट 17 के अंतर्गत,
पार्ट 18 के अंतर्गत या पार्ट 20 के अंतर्गत। जो भी संविधान में संशोधन होता है वो पार्ट आता है पार्ट 20 के अंतर्गत, जैसा अभी डिस्कस किया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी। वहीं पर अगर हम और जो इसमें पार्ट दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, तो पार्ट जो 15 है, जो कि ऑप्शन ए है, पार्ट 15 में इलेक्शन से रिलेटेड सारे प्रोविजन दिए गए हैं। पार्ट 15 में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा पार्ट 15 में दिए हुए हैं। पार्ट 17 में जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी आधिकारिक भाषाएं हैं, जो कि 22 हैं इस समय, वो सारी मेंशन है पार्ट 17 में। वहीं पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन रिलेटेड है कि हमारे देश में कैसे लग सकता है और राज्य में जो भी इमरजेंसी आती है, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी रिलेटेड, तो वो पार्ट 18 के अंतर्गत आता है। वहीं पार्ट 20 में जैसे हमने डिस्कस किया संविधान के संशोधन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्ट 20। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। कथनों पर विचार करना है। सभी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आता है। सेकंड क्या है, स्टेटमेंट केवल कुछ संशोधन 368 के तहत आते हैं, यानी आर्टिकल 386 के अंतर्गत आते हैं, यानी कुछ ही जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं। और थर्ड है, केवल कुछ संविधान संशोधन पार्ट 20 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी 2 और 3 सही है। जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड ऑफ हार्ड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की जाती है कि ये फ्लेक्सिबल और जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर कॉन्स्टिट्यूशन, उनके बीच में आता है। कुछ पार्ट को हम सिंपल प्रोसीजर से अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट में जाकर सिंपल जो मेजोरिटी है उससे, वो फ्लेक्सिबल पार्ट है, वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन 368 के अंतर्गत उस पार्ट का हम संशोधन करते हैं जो कि रिजिड पार्ट होता है हमारे संविधान का। तो केवल कुछ ही संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत आते हैं, और जो कि केवल कुछ ही संविधान संशोधन पार्ट 20 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 2 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इस तरीके से दोस्तों जो सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में हम डिस्कस किया, और बहुत ही ज़्यादा लार्ज वे में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोडिफाइड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिजिड और लचीला कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत हमने क्या क्या डिस्कस किया। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।